नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारे साथ हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती चहचहाती निदा शेख भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और मॉर्निंग वाइब मंसूर विद निदा के साथ आप सबको एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और आज का शो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इन्होंने जहाँ तक बोला चहचहाट का हवाला दिया, तो हमारे बीच में एक नन्ही सी स्टार मौजूद है, फ्यूचर स्टार भी आप इन्हें कह सकते हैं। और अभी वो जब यहाँ सेट पे चहचहाएंगी तो आपको भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। असल में बुनियादी नुक्ता क्या है निदा, कि जो अगर हम बात करें ना कॉमेडी की, मुस्कुराने की, चहचहाने की, खिलखिलाने की, तो सब कॉन्टिनेंट में बड़ा हवाला आता है पाकिस्तानी कॉमेडियंस का। बिल्कुल। मतलब अगर हम स्टेज की बात करें तो खास तौर पर उमर शरीफ, मोइन अख्तर, लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम, रऊफ लाला, सलीम आफरीदी, मतलब आप परवेज सिद्दीकी, ऐसे नाम है कि आप लेते चले जाएं ये नाम खत्म नहीं होंगे। फिर वो जोड़ी हमारी अली और मतलब ऐसा एक हवाला है कि आप पाकिस्तान की जो कॉमेडी इंडस्ट्री के जो फनकार हैं ना, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना ना सिर्फ लोहा मनवाया बल्कि दुनिया को कॉमेडी भी सिखाई। अगर आज आप पड़ोसी मुल्क के किसी कॉमेडियन को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उसके पसे पर्दा भी जो है ये पाकिस्तान के ही मज़ाहिया फनकार थे जिन्होंने इस सारी शुरुआत को किया। अच्छा, इस तुमहीद का मकसद क्या है? इस तुमहीद का मकसद यह है नाजरीन कराम कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे डायरेक्टर से करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे डायरेक्टर से कराने जा रहे हैं जिसने बिल्कुल नया ट्रेंड दिया इस कॉमेडी के एंगल को। उन्होंने क्या किया ना निदा, कि उन्होंने जो ब्लॉकबस्टर फिल्में थी इंडिया की, पड़ोसी मुल्क की, उसका रीमेक बनाना शुरू किया। और ऐसा कोई कमाल काम था। आपको एक फिल्म थी सलमान खान की, तेरे नाम, वो याद होगी, मैंने भी देखी है वो। और वो कैरेक्टर हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में किया था मरहूम सिकंदर सनम ने, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट। वो सारा प्लान क्या था, वो सारा कंसीव कैसे किया, वो डायरेक्टर जो था वो कौन था जिसने ये सारे मामलात को देखा, समझा और फिर पब्लिक को पिच किया, और फिर उसके बाद वो ब्लॉकबस्टर हिट थी। उसकी धूम जो थी वो इंडिया की इंडस्ट्री तक में जो थी वो बहुत ही जोरदार तरीके से सुनी गई। और उसके बाद फिर बेतहाशा काम हुआ पाकिस्तानी कॉमेडियंस के लिए, वहां की इंडस्ट्री के दरवाजे बहुत पसंद किया उसे, बहुत पसंद किया। तो आज नाजरीन हम आपकी मुलाकात हनीफ खान से करा रहे हैं। एक हनीफ खान थे जिनका हवाला हॉकी था, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। ये हमारे डायरेक्टर हैं हनीफ खान, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सहर भाई। हनीफ भाई, मैंने कुछ कमी रह गई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि आपका काम जो है ना वो इतना ज्यादा फैला हुआ है माशाल्लाह, इतनी चीजें आपने की हैं कि वो उसका अहाता जो है वो छोटे से इंट्रो में मुमकिन नहीं था। तो हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे करेंगे मजे मजे की बातें। और इनके साथ मौजूद हैं मिसेस हनीफ खान, मारिया भाभी, मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाभी, आपका हवाला भी कोई कम नहीं है। जो मेरे पास भाई से मेरी गुफ्तगू रही है कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, और आप जो है वो डिजिटल पे बहुत काम करती हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आप हमारे साथ रहेंगे। तो आप अपना यूट्यूब का चैनल कैसे मोनेटाइज करा सकते हैं, फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सब सुनना और जानना है। तो भाभी के जो है गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिएगा। और इनके साथ मौजूद हैं जैसा कि निदा मैडम ने बताया है, अपकमिंग स्टार, ओए होए, मीरब हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। मीरब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। शाम बोलो। मीरा चलें जी, मीरब कैसी हैं आप? बताएं, मीरा बताएं ना, घर में तो बड़ा बात करती हैं। नहीं, मीरब कह रही है कि मैं थोड़ी देर पहले तक तो इंसानों में थी, मगर मंसूर को देख के वो बेचारी कंफ्यूज हो गई। शी सेड ये एलियन कहाँ से आ गए। एलियंस भी जो है वो जमीन पर आने लगे हैं, और अब चूंकि वो फिल्में बंद हो गई हैं, वरना पी के भी बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, मीरब के टाइमिंग जो है ना वो सेट है। अभी टाइमिंग आउट हो गए ना, इस टाइम वो सो रही होती है और इस टाइम हम यहाँ हैं, स्कूल से आती तो है ना, फिर इस सो वजह जाती से है थोड़ा सा सुबह। डिस्टर्ब है। सही। चलें जी, हम अपने बाकी मेहमानों का तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ एक एमर्जिंग क्रिकेटर मौजूद हैं, दानियाल जुनेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट के हाल कैसे हैं? क्रिकेट के हाल सब देख रहे हैं कैसे हैं। अभी तो आपने सीरीज जीत ली, तो जरा सा हौसला हो गया। इंशाल्लाह वनडे का हमारे का सजरा है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। होम सीरीज तो पाकिस्तान इजीली जीत जाता है, लेकिन जब कोई बिग इवेंट आता है आईसीसी का या कुछ, तो पता नहीं हमारी टीम को क्या होता है, हाथ पांव खुल जाते हैं। बड़े बड़े मामलात हैं, ये दौराने शो तुमसे करेंगे। इनके साथ हमारे दरमियान मौजूद है कामरान शफीक। आप भी डायरेक्टर हैं, बड़ा इन्होंने काम सीखा और समझा है अपने उस्ताद मोहतरम से। इनसे भी जानेंगे कि क्या नए प्रोजेक्ट हैं। अनिल भाई, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। जी बिल्कुल, हुक्म करें। वाह, हुक्म क्या करना है, जर्नी बताना शुरू करें कि कैसे। देखें, आपके जो काम हैं, जी जी, आपका जो आगाज होता है वो होता है एज डीओपी, एज जी जी जी, पाकिस्तान टेलीविजन से। ठीक है, पाकिस्तान टेलीविजन से। उसके बाद वो लेकिन जो मोड़ आया है, तो वो मोड़ जो है वो आपको बहुत नाम देता है, आपके काम को सराहता है। शुरू हम करेंगे आपकी जर्नी से कि कहां से आगाज होता है, और फिर आएंगे उस वाले मोड़ पे। अच्छा मंसूर भाई, बात यह है कि मैं थोड़ा सा ना, एक तो क्रिएटिव माइंड भी हूँ, और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ नई क्रिएशन करूँ अपने किसी भी काम में। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो या तो मैं प्रोजेक्ट चैलेंज समझ के लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, वो चैलेंज समझ के किए हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। सही है। और दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा तबीयतन मिजाज को पसंद करता हूँ, हंसी मजाक करना। और आजकल के दौर में इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं, वो मैडम भी जो है वो इसीलिए पत्ते लगा देती हैं हम पे कि अच्छा, थोड़ा सा लोग हंस लें। अच्छी बात है। देखिए, पब्लिक बैटरी होती है ना, तो इंटरटेनमेंट, क्योंकि देखिए ये मीडिया इंटरटेनमेंट है। आप इंटरटेन नहीं करेंगे ना, तो अपने शो को सूखा सूखा ना करें। आप हंसी मजाक जरूर करें, अच्छी बात है। एक दूसरे से ये कहते हैं ना, जुगतबाजी भी कह सकते हैं इसको, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और इसके लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। एक्ट के साथ रिएक्ट जरूरी है। कॉमेडी जब सजती है जब एक्ट के साथ रिएक्ट हो। मेरी चीज़ें क्यों कामयाब हुई, देखें, आप स्टेज पे तो आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं मंसूर भाई, तो वो उसका फीडबैक आपको हाथ ही हाथ मिल जाता है। मगर कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि आपको फीडबैक दिखाना होता है। अगर मंसूर भाई ने कोई ऐसी मजाक की बात की, अगर कैमरे का रिएक्ट मैंने दिया और कैमरे में उनकी बात का रिएक्ट नहीं दिखाया, तो मंसूर भाई की कॉमेडी ज़ाय हो गई। बिल्कुल सही, ठीक है ना। बिल्कुल तो सही। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक डायरेक्टर को, एक डीओपी को। क्योंकि मैं डीओपी भी हूँ, एज ए डायरेक्टर भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को, कॉमेडी को स्क्रीन पे जब मैंने कन्वर्ट किया, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिएक्ट, कॉमेडी का रिएक्ट भी जो एक कॉमेडियन दे रहा है और साथ में करैक्टर है, तो वो स्क्रीन पे नजर आए। अगर वो नजर नहीं आएगा तो उसका जो भी मजा है, जो भी बातें हैं, वो जाय हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो और ये चीजें, ये टेक्निक आपने सीखी पीटीवी से, जहाँ से आपकी जी, मैं पाकिस्तान टेलीविजन से काम किया, मैंने बड़े सीनियर लोगों के साथ काम किया। और उसके बाद शमी मारा जो हैं वो हमारी रिश्तेदार भी लगती हैं दूर की, तो मैं लाहौर मेरा जाना आना होता, तो मैं वहाँ देखता था फिल्में कैसे बनती हैं, किस तरीके से गाने शूट हो रहे हैं, किस तरीके से। तो मैंने देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी मंसूर भाई। तो उस देखने का सिला ये मिला कि मैं यहाँ पर एज ए डीओपी काम करता था, तो फिर मैंने यहाँ पर फिल्म जो जहाँ स्टार्ट की, तो उस चीज़ को देख के मैंने की कि मैंने वहाँ फिल्म मेकिंग देख के आया था। मगर टीवी ड्रामों में, टीवी के कैमरे में और फिल्म के कैमरे में, फिल्म की स्क्रीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल सही है। क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो
उसके अलग होते हैं। हम जो सोलो लेते हैं या ओटी लेते हैं या 2 शॉट्स लेते हैं या मास्टर लेते हैं तो वो कॉम्पैक्ट करके लेते हैं, या अगर मैं आपका ओवर दी शोल्डर शॉट ले रहा हूँ तो वो भी टीवी के स्क्रीन के हिसाब से ले रहा हूँ। मगर फिल्म का जो है वो थोड़ा सा आपने लुक रूम छोड़ना होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेक्टर, तो आपका जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा मुझे फिल्म के अंदर, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते बहुत से, क्योंकि फिल्म टेक्निक में और टीवी टेक्निक में फ़र्क है। तो जब मैंने फिल्म की तो उसको फिल्म स्टाइल से टीवी के कैमरे से मैंने छोटी स्क्रीन पे की और था फिल्मी फ्रेम। वाह वाह वाह, आपने एक जिद्दत पैदा की उसमें, आपने वो जो टेक्नोलॉजी थी वो इस्तेमाल तो की लेकिन उसको अपने कैनवस में रखा। जी, वेरी गुड। उसको फिल्म के कैनवस में रख के मैंने उसको शूट किया तो लोगों को फिल्म लगी, तो वो उसको कहीं से टीवी ड्रामा नहीं लग रहा था। आप फिल्म उठा के मेरी कोई भी देख ले, आपको टीवी ड्रामा नहीं लगेगा। ऐसा ही है। आप कोई सी भी मेरी फिल्म उठाएं तो आपको उसके अंदर फिल्म लगेगा कि फिल्मी शूट चल रही है, फिल्म फ्रेम है उसका। उसकी कलर करेक्शन से लेकर हर चीज़ जो है ना, मैंने उसको इफेक्ट से लेकर सारा फिल्मी इफेक्ट दिया उसको सारा। ये सिलसिला कहाँ से जुड़ता है, ये कहाँ से इसका आगाज होता है? सिकंदर सनम आपके साथ बैठे, आप सिकंदर सनम के साथ बैठे, आप दोनों ने तय किया या और भी कुछ दोस्त इसमें शामिल थे कि यार कुछ ऐसा किया जाए? क्योंकि वो दौर अगर हम देख रहे हैं तो वो कैसेट्स में खाके चल रहे हैं, ड्रामों का बड़ा जोर है उमर भाई के, और उस सारे मामले में फिर बीच में से ये एक नया रास्ता निकालना, तो लोग तो हंसे होंगे आप पे। जी, हुआ ये था मंसूर भाई कि जब हम ये काम हम करते थे, खाके करते थे हम आसिफ इराक भाई के ना, आसिफ भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनकी कंपनी रेम्बो सेंटर में शॉप थी, जब रेम्बो सेंटर में ज़्यादातर सीडियाँ डीवीडीज वगैरह बहुत चलती थी। आजकल रेम्बो सेंटर में क्या चीज़ें बिक रही हैं? अब ड्राई फ्रूट तो वो असल में वहाँ पर जब वो सीडी डीवीडी का दौर था और बहुत क्रेज़ था, तो वहाँ इंडियन गाने आते थे और उसके अंदर वो आसिफ भाई खाके डाला करते थे। एक नया एक लेकर आए थे कि चलो इंडियन कैसेट है, गीत माला रिलीज़ करने का एक नया तरीका निकाला था कि एक गाना और एक खाका, एक गाना एक खाका, इस तरह। तो उसमें लाला भाई, शकील भाई, सलीम आफरीदी और मतलब टॉप शकील शाह, जितने भी इस वक्त टॉप के कॉमेडियन हैं वो मेरे साथ वो खाके रिकॉर्ड करते थे, हम लोग खाके किया करते थे। और मरहूम नसीम भाई मर गए, इनका इंतकाल हो गया, वो शकील शाह, जाकिर मस्ताना भाई, सब स्टार्ट ही लिया था उन्होंने मेरे साथ। सिकंदर सना हम लोग, वो आपने देखा होगा खाका अभी भी चलता है, यूट्यूब पे पड़ा है, 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब, सिकंदर सनम का चलता है अक्सर, यूट्यूब पे रखा, वो मेरा ही हाथ का शूट किया हुआ है। और बहुत सारे सलीम आफरीदी का दूध पत्ती वाला, करोड़पति वाला चलता है, वो भी मेरे हाथ का ही शूट किया हुआ खाका है। वो अभी भी नेट पे, इंटरनेट पे तो मेरा बहुत मवाद पड़ा हुआ है। तो वो खाके हम करते थे, तो उसी दौरान फिल्म आई। अच्छा, खाके सिकंदर सनम भी काफ़ी अच्छे लिखता था, लियाकत भाई भी लिखते थे। उन दिनों आई फिल्म तेरे नाम। तो मैं फिल्म देख रहा था, केबल पे लगी हुई थी, तो मैंने सिकंदर को फ़ोन किया, मैंने कहा सिकंदर यार एक फिल्म आई है तेरे नाम, यार एक काम कर। मैंने कहा ये फिल्म पूरी उतार ले, लिख ले। कहला अच्छा क्या करना है? मैंने कहा तू लिख ले पूरी फिल्म। कहला ठीक है। फिल्म लिख ली। फिर मैंने कहा इसको एक काम कर, मैं घर पे आ रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैं सिकंदर के घर गया, तो सिकंदर के घर के पास कचौरी बड़ी शौक से मिलती थी, वो बोरा पीर में रहता था, तो वहाँ ऐसा नहीं करे, मैडम मांग लेंगे। तो मैं शौकीन था खाने में। मैडम जो है वो कहेंगी कि वो वाइस प्रेसिडेंट तक बात चली जाएगी कि भाई हमें मंगवा के दो कचौरी। तो वो मैं जाते ही सिकंदर को मैंने कहा भाई वो मुझे कचौरी जो ना, हाँ तुम चिंची था उसका छोटा बेटा, अब से माशाल्लाह कॉमेडी कर रहा है, शाबाश उसका ना बेटा, तो उसको चिंची बोलता था वो। चिंची, हाँ चिंची जाओ, हनीफ आया तो लेकर आ, तो लेकर आया था मेरे लिए कचौरी वचौरी खाए, हमारे साथ काम कर चुका है। हाँ माशाल्लाह। तो मुझसे फिर कहने लगा क्या करना है बताओ। तो मैंने कहा यार इसको ना पैरोडी करना है, इसको सारे डायलॉग्स को उलट कर दो, फनी कर दो, टोटल जो सीरियस डायलॉग है ना उसको कॉमेडी कर लो, कोई मसला ही नहीं है, कर दूंगा जवान। तो उसने फिर पूरी फिल्म उसको उतारी। यही लहजा होता था, अरे भाई फिक्र नहीं करो, जवान हो जाएगा भाई। जवान तो फिक्र नहीं कर। तो उसने एक लिख ली, लिखने के बाद फिर हम फिल्म लेके गए आसिफ भाई के पास, आसिफ हीरा के पास। तो हमने आसिफ भाई को कहा आसिफ भाई एक नया काम लेकर आए हैं, तो हम इसको फिल्म करना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो खाके करते थे हम, उसका बजट होता था 70,000 75,000 उस दौर में। अच्छा, उस दौर के हिसाब से तो फिर 70,000 में, हाँ 70,000 में पूरा खाके करते थे पूरे, बड़ी जायदादें बना ली होंगी। तो अब सीन तो सुने, नहीं सुने, भाभी के नाम पे कितनी है वो भी तो बताते थे। बताता हूँ ना, 70-75 के खाके होते थे। अब हम लेके गए फिल्म मेमन के पास,
पूरी फिल्म, ठीक है, और बजट दे रहे हैं हम उसको 6 लाख का। तो उनको आया सबसे बड़ा झटका। सही, 6 लाख क्या बोल रहा है यार तू? 6 लाख से आगे डायरेक्ट 70,000 से। हाँ, तो बोला नहीं यार ये हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा बजट और कौन देखेगा यार ये वो। अब सिकंदर ने स्क्रिप्ट उठाया, रास्ते पर मुझे बातें सुनाता हुआ रहा, यार तुमने इतनी मेहनत करवाई मुझसे यार ये वो ना। घर आ गया गुस्से में, मैंने सिकंदर ने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। रात को आसिफ इराकी की कॉल आई, कहाँ हो आसिफ इराकी, कहाँ हो तुम लोग? मैंने कहा घर पे हूँ। कहला सिकंदर को लेके बोर्ड बेसन पहुँचो। मैं सिकंदर को फ़ोन किया, मैंने कहा आसिफ भाई ने बोर्ड बेसन बुलाया है। कहला अच्छा चलो ठीक है। फिर हम सिकंदर को लेके, उस वक्त सिकंदर के वहाँ मेहरान होती थी गाड़ी, तो हम पहुंचे भाई बोर्ड बेसन। आसिफ भाई ने कढ़ाई वढ़ाई मंगाई भी, खाना वाना, बैठे। फिर वही वाली बात, फिर मैडम मंगवा लेगी। अच्छा इनकी खाना कमजोरी है। अरे मैडम थोड़े वक्त से खाते रहो। मेरी इतनी भी कमजोरी नहीं है जितनी ये समझ रहे हैं। वो तो बीप लगा दूंगा मैं खाने वाली बात। तो जब उन्होंने फिर जेब से पैसे निकाले 6 लाख रुपए टेबल पे रखे, शाबाश, उसी वक्त। हाँ, कहले ये जुआ खेलता हूँ तेरे पे, ये बोल के उन्होंने पैसे दिए। आसिफ भाई ने पैसे दिए, हम पैसे लेके आ गए। आसिफ भाई ने पूछा नहीं काला कर रहे हो, पीला कर रहे हो, सफ़ेद कर रहे हो। हमने फिल्म शूटिंग शुरू कर दी। जब हमने शूटिंग शुरू की तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट थे, तो वो कास्टिंग में हाँ कास्टिंग की बात आई, बड़ी अच्छी। सर भाई आपने बात की, तो मैंने गुड्डू भाई को बुलाया। मैंने गुड्डू भाई ये राधे का पूरा मुझे वीक चाहिए, पूरी राधे की बाल वाल मैंने उनको दिखाया, बोला हो जाएगा। फिर उसके बाद सिकंदर को मैंने बोला भाई तू सिकंदर सनम नहीं है, तू सलमान खान की टून रखेगा, टेम्पू तेरा वही सलमान खान होगा, बातें तू कर रहा होगा फनी, तभी तो मजा आएगा इसमें। अगर तू सिकंदर सनम करके करेगा तो बेकार हो जाएगा काम मेरा। कहने ठीक है। उसके बाद सर भाई मुझे निर्जरा नहीं मिल रही थी। निर्जरा का करैक्टर मुझे ढूंढ के भाई उसमें ऑडिशन रखे। उसमें एक उन दिनों खूबसूरत एक लड़की नाम था, खूबसूरत लड़की, वो खूबसूरत था, उसका होस्टिंग भी करती थी, मॉडल भी थी। वो आई, उसका ऑडिशन हुआ, मैंने फेल कर दिया। 7-8 लड़कियां, समझ में नहीं आई। तो उसमें हिना मलिक भी थी और बहुत सारे आर्टिस्ट थे स्टेज के। तो मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रही निर्जरा, यार क्या करूं। तो हमारे 1 हफ्ता पूरा ज़ाया हो गया मंसूर भाई। तो रूही सनम की जो बहन थी रूफी अनम, सिकंदर ने कहा यार रूफी अनम ने कभी इससे बात करते हैं, उसने स्टेज किया मगर इतना नहीं, मगर उसको देख मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। हाँ, तो उसको बुला लेते हैं। मैंने कहा बुलाओ। वो आई, मैंने देखा यार लड़की उसको जब मैंने पहली नजर में देखा, मैंने कहा यार ये तो फेस में तो टच कर रही है। मैंने कहा रूफी तुमने फिल्म तेरे नाम देखी है? कहने लगी हाँ सर एक बार देखी है। मैंने उसमें कैरेक्टर है निर्जरा का, आप करोगी? कहने लगी अच्छा। मैंने उसको निर्जरा का 2 लाइनें दी। मैंने कहा बोल के उसी टेम्पो में दिखाओ। उसने बोला, मैंने उसके हाथ से पर्चा ले लिया। सिकंदर समझा, सिकंदर ने कहा इसको भी रिजेक्ट कर दिया इसने कि यार। मैंने कहा भाई डन है, कल शूट है। पहला सीन हमने किया सिटी स्टेशन पे, लानत सर वाला, वो बहुत कमाल के सीन थे। तो हमने आते जाते तो मुझे सलाम करेंगे, उसमें कहती थी आते लानत सर। तो हमने हमने हर चीज उल्टा किया था ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसका मजाक का तभी इफेक्ट आ रहा था, बिल्कुल अनोखी चीज आई के सामने। तो वो फिर उसके बाद मैंने जो उसके दोस्त थे सिकंदर के, वो मैंने ढूंढने शुरू किए। तो मैंने कहा कैरेक्टर चाहिए, तो उसमें मैंने दोस्त भी शकील शाह को रखा, और दूसरे कैरेक्टर आमिर को रखा, और दूसरा एक हैदराबाद का इसाक राजू था, जो उसमें चश्मे वाले लड़के का कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे लड़का मिला, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। तो उसमें ऐसे कैरेक्टर आए जैसे मोती में जैसे कहते हैं ना कि वो पूर्व देते हैं ना, ऐसे पूर्व। फिर मैंने उनसे काम निकलवाया। सही, बहुत मेहनत की मैंने। उनके गाने देखे, लगन लगी गाना, क्योंकि नेट पे तो नहीं आ रहा गाना, वो काटा हुआ है। मैंने उसमें पर दिखाए थे मोड़ के मैंने झाड़ूंगा पकड़ाई इन लोग के हाथ में सिकंदर के, और वो पूरा गाना हमने ये केडीए में वो था वहाँ जमशेद रोड पे, हमने वहाँ किया। बहुत मेहनत की उस फिल्म के लिए। तो जब हम काम कर रहे थे तो टास्क भी था ना। हाँ। वो तो जुआ था जो आसिफ भाई खेल गए थे आपने वो जीतना था। चीज थी ऑडियंस को, मतलब आपको वो हैपनिंग देनी थी। जी। अच्छा दूसरा मैंने काम ये किया कि मैंने सीन वाइज लोकेशंस पकड़ी हैं, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया किसी चीज में। आपने फिल्म में देखा होगा ट्रेन के डब्बे का सीन है तो ट्रेन के डब्बे में ही हो रहा है। अच्छा मैंने उसके लिए बारादरी बुक की गार्डन की, तो वहां मैंने गाने किए, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, मैंने वहां गाना शूट किया। फार्म हाउसेस बुक की है, मतलब
हमने उसमें मतलब बचाए नहीं, पैसे नहीं बचाए। नहीं बचा। पैसे हमने नहीं बचाए। किसी चीज का उसमें कहीं से मैंने सिकंदर कहीं से कंप्रोमाइज नहीं करना। सिकंदर ने बड़ी डांटे खाई है मेरे से, वो सिकंदर सनम बन जाता था फिल्म करते करते अचानक वो चूंकि पागलों का सीन कर रहा था मैं इसका, जब इसको बंद कर देने पागल होता है तो उसमें इस्लाम शाह का भी मैंने एक सीन किया था। उसमें एक एक सीन एक एक एंट्री वाले लोग हिट हुए थे मंसूर भाई जी बिल्कुल। तो बड़ी मेहनत की उस फिल्म को करने के बाद फिर मैंने उसका प्रोमो तैयार किया। प्रोमो तैयार करके मैंने उसको भेजा आसिफ भाई के पास, तो आसिफ भाई ने डाल दिया सीडी में। वो सीडी में डालना उनके लिए अज़ाब हो गया कि आगे डिमांड। फिल्म चली गई इमरान साजन के पास म्यूजिक के लिए। मैं इमरान साजन को भेज दी मैंने कि भाई ये पूरा फिल्म स्टाइल से काम होगा, इसकी पूरी म्यूजिक होगा, बैकग्राउंड होगा, सारा इफेक्ट साउंड इफेक्ट ये वो सारा सब कुछ, और बाकायदा मैंने उसमें फाइटर्स वाइटर्स सब, मतलब मैंने कहीं से कंप्रोमाइज नहीं किया। भाईजान जब वो प्रोम हो गया तो आसिफ भाई की कॉलें आना शुरू हो गई, भाई फिल्म दो। मैंने कहा भाई फिल्म बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड क्या होता है, छोड़ फिल्म दे मुझे। मैंने मेरा म्यूजिक के बगैर मैं कैसे उठा के दे दूं। बड़ा उनसे मेरा झगड़ा हुआ इस बात पे, कह रहे यार भाई रोज फोन आ जा भाई मेरे सोने ना दे रातों को, भाई फिल्म दे रहा नहीं दे रहा अपने पास रख ले, खुद चला दे, ये वो बड़ा झगड़ा। मैंने भाई आसिफ भाई समझो आप टेक्निकल चीजें नहीं समझ रहे हो, जब तक मेरे पास से चीज कंप्लीट नहीं होगी मतलब मैं मुतमईन नहीं हूँ मैं आगे कैसे पेश कर दूं। जब वो फिल्म तैयार हुई मंसूर भाई, तो उबैद भाई थे इस वक्त AR भाई के ड्रामा हेड हैं शायद, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। उबैद भाई स्टूडियो था, जीशान जबी इसको एडिट कर रहा था। इस वक्त जीशान जबी अमेरिका में बैठा हुआ है, इस वक्त AI का माशाल्लाह बहुत सीनियर इस वक्त काम करने वाला है। तो जीशान जबी ने मेरी सारी फिल्में एडिट उसी ने की हैं। तो जीशान जबी ने फिल्म एडिट की है, इमरान भाई ने म्यूजिक दिया है इसका, और उबैद भाई मेरे पहले ऑडियंस थे जिन्होंने इस फिल्म को देखा। वो वहाँ आते थे, साबिर भाई का स्टूडियो था, तो वहाँ उन्होंने एडिट पे देखा, कह लगा भाई क्या बना दिया तूने यार, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। हाँ उनको ये बात इमरान साजन ने बोली थी कि यार ये क्या कर दिया, इसने तो उधम मचा देगी। तो वो उन्होंने बड़ी टीवी पे देख ली, उन्होंने तो बहुत पागल हो गए वो देख के। वो भाई उसके बाद फिल्म गई है, फिल्म भाई उसके बाद जो हशर हुआ है, आसिफ भाई बता रहे हैं कि मैं कॉपियां कर करके थक गया था, और उसके बाद इसकी डुप्लीकेट बननी शुरू हो गई थी नीचे 2 नंबर। हाँ। वो उसने तो 3 करोड़ का उस वक्त बिजनेस किया था, 6 लाख रुपए लगाकर वो फिल्म जो थी कितने 3 करोड़ का उस दौर में 3 करोड़ रुपए के बिजनेस पे गई थी। और 2 नंबर जो चल रही थी सीढ़ियां वो अलग काम कहानी थी। उसके बाद आसिफ भाई ने तो उसका कीमा निकाला, उस फिल्म से जितना जूस निकाल सकते थे उन्होंने T सीरीज को बेची। जो फिल्में सलमान खान की खरीदता था दुबई में, उसने ये फिल्म खरीदी, उसके राइट्स दिए। उसके बाद वो फिल्म जो है मंसूर भाई यहाँ पर आसिफ भाई ने यूट्यूब पे रिलीज की। उसके बाद आसिफ भाई ने यूट्यूब पे कई लोगों को उसके राइट्स दिए। उसके बाद आसिफ भाई ने उसके टोटे करके अभी भी चला रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। आज तक जो 6 लाख रुपए है ना आसिफ भाई वो आप वसूल कर रहे हैं। वो जो आपने जुआ खेला था वो आपका जो है जैकपॉट लगा है। याद पोल पट्टी मैंने आपके प्रोग्राम में खोल दी है सर। यहाँ पे हो गया है वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन, और हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं। और ब्रेक से पहले आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी है। अब ब्रेक के बाद जो मेरे कुछ जहन के अंदर सवाल थे वो ये थे, क्योंकि जब डायरेक्टर का नाम आता है और जो हमारी फील्ड से लोग रिलेट करते हैं तो उनके जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट होता है खड़ूस का। खड़ूस? हाँ, क्योंकि ऑन सेट डायरेक्टर खड़ूस टाइप का कैरेक्टर होता है। तो मैं भाभी से जानना चाहूंगी कि ये रियल लाइफ में किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ? मतलब घर में कैसे घर में आप डायरेक्टर होते हो? घर में हम दोनों ही लेवल बराबर होता है, और कोई खड़ूस नहीं होते, डायरेक्टर भी अच्छे होते हैं। और हाँ, कुछ होते हैं मगरूर होते हैं, खड़ूस होते हैं कि हम डायरेक्टर लेवल पे आ गए हैं। हाँ। तो हम बहुत ऊंचाइयों पे आ गए हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो जैसे जड़ें होती है ना एक पौधे की, तो वो जड़ अपनी नहीं भूलनी चाहिए हमेशा। बेशक आप
किसी भी उड़ान में उड़ ले, लेकिन अपनी जड़ों को हमेशा याद रखें। तो इतनी मगरूरियत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सबको भूल जाते हैं, भाई हम किस लेवल से आए थे, क्या हैं क्या नहीं, तो फिर उनको बोलेंगे डायरेक्टर खड़ूस। अच्छा भाभी, कहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है इस हनीफ खान के साथ? कहाँ पहली मुलाकात हो रही है? कहाँ जो है वो क्यूपिड का तीर पार हो रहा है? कहाँ समझ रहे हैं एक दूसरे को? कहाँ के एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हो रहे हैं? आप बड़ी खतरनाक बात मैडम ने यही सिखाया, बोला यही पूछना, इसी बात के पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। नहीं, कहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि इस सीन को इस सीन के साथ जोड़ना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो इन्होंने एक चैनल खोला था, लब्बैक पाकिस्तान। लब्बैक पाकिस्तान जी, बहुत फेम हुआ था, तो वहां पर मैं गई थी, ठीक है, अपनी सिस्टर के साथ। न्यूज कास्टर हैं वो, लेकिन अब नहीं, अब शादी हो गई। अच्छा, तो आपकी भी हो गई माशाल्लाह? जी, मेरी भी हो गई। तो हमने किसी और चीज पे ही लब्बैक बोल दिया, जिस काम के लिए गए थे। अभी देखें, पिछले भी हमने एक शो किया है, उसमें हमारे पास एक बहुत ही नौजवान सा एक लड़का आया था, कोई करीब 60-65 साल का, और उसने अपनी पूरी जर्नी बताई, पूरी कहानी बताई, हैदराबाद से बिलोंग किया था और कहाँ लड़की देखने गए। अभी आपकी एंट्री हो रही है, आप ऑडिशन देने आई हैं लब्बैक पाकिस्तान में, गुफ्तगू वहां से शुरू होगी। लब्बैक पाकिस्तान में मैं अपनी ऑडिशन देने आई थी, ठीक है, प्रोग्राम की। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। वहां ये बैठे हुए थे ग्लासेस वगैरह लगा के, टशन में, फुल टशन बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं पता ये ग्लासेस से घूर रहे हैं। आप ग्लासेस लगे हो तो कोई पहचान तो ब्लू कलर के ग्लासेस लगे हुए थे और वहां पे ये बैठे हुए थे। इनकी मलेशिया की फ्लाइट भी थी, उसी दिन इन्होंने जाना था। अच्छा, तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा लिया, पूछा आप क्या करती हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। एज अ होस्ट मैंने प्रोग्राम्स भी काफी सारे होस्टिंग की है। अच्छा, ये उस लब्बैक से पहले की गुफ्तगू है, पहले भी की थी या वो पहला? नहीं, फर्स्ट अच्छा, पहली मरतबा इनके पास गई और वहीं से फिर होस्टिंग भी की मैंने, प्रोग्राम की। अब ये बैठे हुए हैं, आपको घूर रहे हैं, ये बाद में पता चला आपको? जी, ठीक है। वो मुझे बाद में, बहुत बाद में पता चला। बहुत बाद में पता चला। जी बिल्कुल। फिर तो इन्होंने सीवी वगैरह दी मैंने अपनी, फिर सीवी पे मेरा नंबर वगैरह था। फिर हमारी इन्होंने मुझे, कितने अरसे पुरानी गुफ्तगू? ये कितने हो गए होंगे? 7 साल। हाँ, 7 साल पुरानी गुफ्तगू। ठीक है। तो उस वक्त सीवी पे नंबर होते थे? हाँ, सीवी पे नंबर होता है। एक बात और भी है कि इनकी सिस्टर मेरे साथ काम भी करती है। हाँ, मेट्रो में। अच्छा, एज ए न्यूज कास्टर। तो फिर उसके बाद वहां पे सीवी वगैरह हमने दी। सीवी वगैरह देने के बाद ना, फिर हम सारा कुछ करके और हम ऑडिशन भी देके हम आने लगे। सीढ़ियों तक आए तो इन्होंने मुझे बोला कॉल कर लेना आकर। तो मैंने बोला जी मैं आपको घर जाके कॉल करूंगी। फिर व्हाट्सएप नंबर हमारा एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सएप पे बातें होना शुरू हुई। फिर ये इनसे मैं पूछती थी अब कब आना है, क्या है। अब उस वक्त ये मलेशिया में जब गुफ्तगू का आगाज हुआ, मलेशिया में शूट पे थे। फिर हम मैसेजेस पे बात करते थे। फिर ये वापस आए, इन्होंने मुझे बोला कि अब आपका प्रोमो शूट करना, आप आ जाएं। फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ गई, फिर उन्होंने मेरा प्रोमो शूट किया। प्रोमो वगैरह शूट करते करते वो फर्स्ट टाइम मेरा तैयार होना, वो फर्स्ट टाइम सारा ब्लैक ड्रेस, वो इनको ज्यादा अट्रैक्शन किया। फिर बात आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने बोला मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मतलब ये इन्होंने बोला? हाँ, मैंने बोला। पहली मोहब्बत का जो एहसास था वो आपने जब इन्हें तैयार होते हुए देखा तब हो गया। जी, क्यूपिड का तीर तो पहली दफा नहीं लग गया था। हाँ, सीढ़ियों से उतरते हुए कह दिया था प्लीज कॉल कीजिएगा। हाँ, सही। फिर उसके बाद प्रोमो शूट हुआ हमारा। प्रोमो वगैरह शूट होने के बाद बात चलती रही, इस तरह शूट चलती रहे, प्रोग्राम शूट होते रहे, ठीक है। बातचीत बढ़ती गई। फिर इन्होंने बोला आपको पसंद करने लगे। फिर रिश्ता आया घर पे। फिर इस तरह बातचीत बढ़ते बढ़ते शादी हो गई। क्योंकि आप तैयार थी तो फिर तो क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं। और वैसे भी जो लड़की होती है ना वो छोटी हो, तो फिर लड़का जो होता है ना वो थोड़ी बड़ी एज का ही हो तो वो गाड़ी चलती है। वरना तो आपको तो पता आजकल के दौर में तो कहाँ सर्वाइव कर पाते। नॉर्मल एक्सरसाइज पुराने वक्तों में भी यही होती थी यानी भाई, कि जो हमारे वालिदैन की हम देखें तो वो नॉर्मल एक्सरसाइज में 10-12 साल लाजमी बड़ा होता है। वो इसलिए कि मैच्योर होता है ना, वो समझा रहा होता है। क्योंकि लड़की जो है ना, देखें लड़कियां होती हैं। दूसरा एक बात है, जिंदगी की गाड़ी तभी चल सकती है मंसूर भाई जब आप बीवी को भी समझे और बीवी आपको भी समझे। आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, आप उसके दुख को समझें,
आप ये देखें कि यार मैं दूसरे शोहरों से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, इसको पता है। मैं कभी भी आके इस पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता। ये मैं इसको तकलीफ में देखता हूँ तो भागा हुआ जाता हूँ। इसके दर्द, कोई सर में दर्द होता है तो मैं कहता हूँ लाओ मैं सर पे तेल लगा देता हूँ, मालिश कर देता हूँ। मतलब मैं हर तरह का जैसे और यही फीडबैक इसका भी आता है मेरे। बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ होता है ये भागी भी जाती है, दब कहती नहीं पहले दवाई लो जाके। तो मतलब ये हमारा इस तरह का दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मतलब ये बात कह सकते हैं कि आपने जब शादी का लड्डू खाया तो आप पछताए नहीं है? हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आपके सामने हर कोई शादी का लड्डू खा के पछताता नहीं है, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश खुशहाल रखे। चले जी कामरान मियाँ, आप क्योंकि ये लिंक है ना अभी, तो फिर मैं अगर क्रिकेट पे चला जाऊंगा तो फिर मामला कट जाएगा, तो बराह रास्त आप पे आ रहा हूँ। कैसे आपकी जो है वो आमद होती है इनके पास, क्या सीखने को मिला, अब आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई। हनीफ भाई से जब मुलाकात हुई थी तो एक प्राइवेट चैनल पे मुलाकात हुई और वहाँ पे मैं था। हनीफ भाई की एंट्री होती है, बिल्कुल इनका स्टाइल एक अलग होता है माशाल्लाह से। अब जब इनकी एंट्री जैसे सलमान भाई की एंट्री होती है, नहीं ये शाहरुख खान वाली एंट्री आती है। तो हनीफ भाई की एंट्री हुई माशाल्लाह से और मुझे इनके साथ रखा गया कि आप इनसे जो है सीखते रहिएगा। एज अ असिस्टेंट मैं हनीफ भाई के साथ रहा। अब जब ये काम करते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था, मैंने कभी जो है उस चैनल पे रात नहीं गुजारी थी। ओहो। तो काम एक आया था हनीफ भाई के पास और हनीफ भाई लगे पड़े थे उस काम में। यानी ये कह लीजिए कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से मेहनत चल रही है, स्टेज बनाना है, पूरा सेट बनाना है, तो वो खुद जाके जो है मतलब लेके आ रहे होते थे, बजाय उसके कि आप किसी स्टाफ को बोलें या किसी क्रू को बोलें। तो ये मेरे साथ होते थे, हम लोग साथ साथ जा रहे होते, लेके आ रहे होते, उसके बाद फिर बना रहे होते थे। तो ये टाइम आ गया था कि फिर रात का स्टे करना पड़ गया। तो मैं हनीफ भाई से कह रहा था, हनीफ भाई मुझे घर जाना है, रात हो गई। तो वो कहने लगे बेटा आने का तो टाइम होता है, यहाँ जाने का टाइम नहीं होता है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इनसे ये सीखता रहा, कैमरे के हवाले से बताते रहे। और फर्स्ट टाइम जब मैं ऑन एयर यानी एक हुआ था प्रोग्राम, तो हनीफ भाई ही थे जिन्होंने ऑन एयर किया था और एक अच्छी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर ये चीज़ चली थी क्योंकि मुझे होस्टिंग का ही शौक़ था शुरू से कि मुझे होस्टिंग करनी है, तो वो स्टार्टिंग हनीफ भाई नहीं करवाई। मतलब कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने भी आपको हनीफ भाई लाए? ऐसा ही है। गुड। अब नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या कर रहे हो, क्या करने का इरादा है? नए प्रोजेक्ट्स ये हैं कि गाइडिंग चलती रहती है, अभी भी हनीफ भाई से चलता रहता है मशवरा। और सोशल मीडिया का एक चैनल है मेरा छोटा सा, दमदार पॉइंट के नाम से है। उस पर मोस्टली अभी मैं फिर बोलूँगा, फिर फूड ब्लॉगिंग वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो उस पर खाने के हवाले से ही चला रहा है। हाय मैडम। अच्छा मैं बता देती हूँ ये इतना खाने के ऊपर मैं ट्रोल क्यों हो रही हूँ। एक्चुअल में भाई मैं बहुत फूडी हूँ और फूडी का मकसद ये नहीं है कि 6-6 8-8 रोटियाँ खा जाऊँ। फूडी का लग ही नहीं रहा ना। फूडी का मकसद ये है कि मुझे टेस्ट चाहिए होता है कि भाई कहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है और सबसे पहले कहाँ पे क्या चीज़ नहीं खुली है और वो मुझे टेस्ट करनी है और कहाँ का टेस्ट सबसे बेस्ट है। इवन ऑफ एक टाइम पे मैं इतना क्रेजी थी खाने के पीछे कि मैं स्पेशली चने की दाल खाने के लिए अपने घर नाजाबाद से हाईवे जाती थी। पठान की वो जो ढाबे वाली चाय वो है ना दाल, वो उन्होंने खानी है और वहाँ चाय पीनी है। फूड लवर हैं वो। हाँ। तो आपका जो चैनल है वो क्या, उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या खास है? इसमें खासियत ये होती है कि अच्छा मेरे पास इतने सारे ब्लॉगर्स हैं आजकल की मार्केट में, आप जाएं तो सारे के सारे मैक्सिमम अगर मैं कहूँ जो भी फूड ब्लॉगर स्टार्ट भी लेता है तो वो मतलब कोई यूट्यूब चैनल बनाता है या कहीं से भी स्टार्ट लेता है तो फूड की तरफ ही चले जाते हैं ज़्यादातर कि थोड़ा सा हम यहाँ फूड का बताएंगे। अब मैं इसमें वो लोग भी देखता हूँ जिनको काम नहीं आता, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है सीख के निकला हूँ, तो चीज़ें आ रही होती हैं, आप देख रहे होते हैं। अब खाने के हवाले से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास क्या अलग होगा, मैं ये सोचता था कि यार थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने डील्स की तरफ काम करना शुरू किया। ओके। कि लोगों को थोड़ा सा, यानी वो लोग जो बेचारे इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट देख, मतलब हम लोग मैडम जैसे और हम जैसे जो नहीं मैडम तो फिर भी दाल भात खाते कोई क्यों नहीं है, जो इतने महंगे खाने हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट देख के वो बाहर से रुक जाते हैं, नहीं यार यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ जानेंगे तो पता नहीं कितना खर्च हो जाएगा। तो उन रेस्टोरेंट की कवरेज करना, तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकाल के उन लोगों के लिए लेके आना जो हमारे कॉमन लोग हैं, महंगाई वैसे बहुत हो गई है, तो वो चीज़ें खा सकें जो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि आप यार ये खाएं, आपके लिए भी है, यानी ये तमाम फैसिलिटीज़ आपके लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लेविश लोग जाएंगे वही लोग खाएंगे उनके लिए हो। तो वो एक मेरे पास चलता है कि कम खाएं, सस्ता खाएं, अच्छा खाएं, हर जगह मिल जाएगा। वो अभी लेटेस्ट डील बता दें थोड़ी।
जो सस्ती डील हो Latest मैडम deal हमें अभी ले मेरे जाए। पास pizza चल रहा होगा, आप देख खत्म होने लीजिए। के बाद रात में हम मैडम को फोन करेंगे, मैडम तो मैडम कहें आ जाओ भाई, तुम भी क्या याद करोगे मंसूर साहब। तो लेटेस्ट काफी सारी हैं, आप चैनल देखें इंशाल्लाह। बस आपको वहाँ पे मैडम pizzas अपना भी व्हाट्सएप दिखेंगे, सब नंबर दिखेंगे। एक्सचेंज कीजिएगा बस ठीक इस है, नौजवान के इस साथ। शो के बाद मैं सुकून से बैठ के सारी डील्स देखूंगी, फिर आप लोग मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मंसूर को खाते हुए ये देखिएगा। देखें, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, चलें जी, अब आते हैं क्रिकेट पे। सारी जो है वो हंसने हंसाने की गुफ्तगू हो गई। कहाँ से स्टार्ट लिया कहाँ आपने? से स्टार्ट लें क्रिकेट का, और क्या जर्नी रही? और क्रिकेट में हॉकी शामिल है? नहीं, अच्छा मैडम को इतना पता है? ऐसा भी नहीं है मैडम को क्रिकेट के बारे में ना मैं जानती। खुद भी एक प्लेयर रह चुकी हूँ, क्रिकेट और क्रिकेट की नहीं थी हॉकी मगर की? नहीं, मैं जूडो प्लेयर थी और फेंसिंग प्लेयर थी, और मेरा बड़ा क्लैश रहता था क्योंकि मेरे ऑपोजिट एक टीम थी और वो लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा, वो लोग भी फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं है कि कोई वो कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं था, सब दोस्त थे, मगर हम लोगों में फिर भी एक तकरार रहती थी कि भाई हमारी वर्कआउट बहुत टफ होती है। क्रिकेट का जो हवाला है, देखो क्रिकेट पहले एक खेल था, हाँ। अब प्रोफेशन है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में लीग्स खेली जाती हैं और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। जो नौजवान बल्कि अभी मैं उसका एक स्टेटमेंट देख रहा था उमर अकमल का, कि वो मेरे लाइफ स्टाइल से हमारा कोच जो था वो जेलस था और उसने मुझे बर्बाद कर दिया और यूं कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब वाकई पैसा तो आ गया, पैसा आया जहां तक मेरी मालूमात है कैरी पैकर के दौर में, लेकिन वो पैसा आने के बाद फिर रुक गया, फिर महदूद हो गया। Reserve हो उसके बाद फिर उसके बाद फिर जब वनडे क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ती है तो फिर उसके नए रास्ते खुलते हैं। अभी क्रिकेटर तो अच्छे पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, और तुमने ये बाकायदा फील्ड को ज्वाइन किया, तो क्या तुम्हारे जहन में हवाले हैं? अच्छा, क्रिकेट जो है ना, आप जब पैदा होते हैं ना उसके फ़ौरन बाद आपकी शुरू हो जाती है। अगर आपको पता है ना कि आपने क्रिकेटर बनना है तो ये चीज़ जो है ना, छोटा सा बच्चा होता है तब से आपको क्रिकेट मारना शुरू कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्रिकेटर आप तब से बन जाते हैं। आपको फिर उसको लेके कंटिन्यू, आपको सबसे पहले आपके घर वालों की सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि मेरे घर वाले बिल्कुल, मेरे फादर हैं जो कि खुद एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अंडर 19 खेली है, तो उन्हें पता है क्रिकेटर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया इसमें। वेरी गुड। और आप जो है अंडर 13 सबसे पहले जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे होता है, जो हमारे पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, सबसे पहले आता है अंडर 13। आपने अंडर 13 में परफॉर्म करके फिर अंडर 16 में जाना होता है, अंडर 16 से फिर आप ग्रो करके अंडर 19 में आते हैं। सही। तो अंडर 19 के बाद फिर आपका एडवांस लेवल आ जाता है पाकिस्तान। तो अंडर 19 पहले आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अगर आप परफॉर्म करें तो आप जाते हैं फिर स्टेट लेवल पे, जो कि रीजन कहलाता है। रीजन में आपकी परफॉर्मेंस है तो फिर आपको पूरे पाकिस्तान की रीजन की परफॉर्मेंसेस देख के जो टॉप करते हैं उनको फिर उस लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे क्रिकेट दी जाती है। और बाकी पर्ची सिस्टम तो आपको पता ही है, जो सिफारशी प्लेयर्स हैं बहुत वो तो हमेशा थे, हमेशा हैं और शायद हमेशा रहेंगे खाकम बदान। बिल्कुल। बहुत सौ का हक मारा जाता है उसकी वजह जी से। ऐसे ही। अच्छा, आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? मुझे अंडर 16 में एक मेरे साथ हुआ था कि मतलब मैं बंदा जब परफॉर्म करता है ना, उसे खुद पता होता है कि उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे साथ ये होगा। तो ट्रायल्स थे अंडर 16 के, मैं गया, तकरीबन वहाँ पर 1000 लोग थे बच्चे जो ट्रायल दे रहे थे, सिर्फ बॉलिंग की कैटेगरी के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लेग स्पिनर हूँ और बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मैंने वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दी, नेट्स पे मैंने आउट किए और मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया फाइनल 27 के लिए। तो फाइनल 27 में मेरा नाम आया, तो उसमें उन्होंने 2 टीम्स बनाई और उनका आपस में मैच कराया, जिसमें मैंने जो है वो 4 आउट करे 4 ओवर में और तकरीबन 9 या 10 रन दिए। तो अब सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर मैं था अपनी कैटेगरी में, तो मुझे उम्मीद थी कि अब मेरा नाम आगे जाएगा, और मुझे बोला भी ये गया कि आप रेडी ना, आपको कैंप के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं खुश था, मैं खुशी खुशी घर गया। नेक्स्ट डे टीम अनाउंस होनी थी, और जब मैंने अपने टीम में नाम देखा तो मेरा नाम ही नहीं। तो मैं बहुत हैरान हुआ, मैं शॉक्ड हुआ, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, जबकि मेरी परफॉर्मेंस, और बाकी घर वाले भी यही बोलने लगे कि ये क्यों हुआ। तो जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन नहीं लें, नहीं आप टेंशन नहीं लें, आपको हमने रिजर्व में डाला है, हम आपको कॉल करेंगे। तो हमें एक लड़का है वो नया चेक करना है, ये कह के मुझे टाल दिया गया और उस लड़के को चांस दे दिया गया। यकीनन वो कहीं पैराशूट से उतरा था ना। हाँ, तो
उसके बाद मैं बहुत डिसहार्ट हुआ, और लेकिन मैंने अपनी मेहनत जो थी वो करता रहा मैं, और उसके बाद जो है मुझे बहुत से डिपार्टमेंटल क्रिकेट का ये होता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो वो एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने तो बंद करवा दी थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से जो है वो आम जो नौजवान थे उनका माशी तौर पर तो नुकसान हुआ। बिल्कुल, देखें जब आप 19 से ओवर एज हो जाते हैं ना, तो आपके घर वाले जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी में तो खास तौर पे कि अब जो है ना ये कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी वो क्रिकेटर्स को बहुत हेल्प करती थी कि वो अपना घर चला सकें, और वो तो जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने ख़त्म कराई, जिनका आप नाम नहीं ले रहे, बस आपने वो बताया प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद हुआ ये कि बहुत से जो थे वो मजदूरी करने लगे, क्योंकि उनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ था ही नहीं। कुछ बाइकियाँ चलाने लगे, कुछ फूड पांडा राइडर्स बन गए, तो मतलब क्रिकेट उनकी ख़त्म हो गई। अब अच्छा, कौन सा ऐसा टाइम था जो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत टफ टाइम है और आप डीमोटिवेट हो गए हो उस टाइम पे, और आपको लगा कि अब बस बहुत हो गया और बहुत टफ है कि शायद अब ना खेल पाऊँ, और उस टाइम में कैसे ख़ुद को मोटिवेट किया? यही टाइम जो भी मैंने बताया अंडर 16 वाला, उसमें क्योंकि परफॉर्मेंस जब आपकी हो जाती है ना, तो आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पता होता है कि अब आप ये खेलोगे, और उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं मिले तो जाहिर है फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहता वाला, और आप जो है वो डिप्रेशन में और एंजाइटी उसमें चले जाते हैं फेज़ में। तो ये होता है, लेकिन खैर मैंने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही, और जब से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस ऑन हुई है, जिसमें आपके बहुत से जो आपके कॉर्पोरेट लेवल्स की टीम है, फॉर एग्जांपल आप बैंक्स ले लें या कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस, इन्होंने भी आजकल जो अपनी टीम रन करना स्टार्ट कर दी है। आप किससे खेल रहे हैं? मैं अभी मुख्तलिफ टीम्स हैं, कराची में ही 5 से 6 टीम्स हैं जिनके पूरे वीक्स मैचेस होते हैं, तो वो अपने आप क्रिकेटर्स को वो मैच फीस दे के हायर करते हैं अपने उसके लिए खेलने के लिए, ताकि जो है ना उनका भी हाथ चलता रहे और उनकी टीम भी स्ट्रांग हो जाए। अब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा से आगाज हो गया है, तो थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, सांस लेने की मोहलत मिली है। ऐसा ही है नाजरीन, सांस लेने की मोहलत जो है वो मैडम को भी चाहिए, और इस वक्त हो गया है ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन, और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और क्योंकि बात हो रही थी क्रिकेट के ऊपर, और लड़के जो होते हैं उनके अंदर तो क्रिकेट का बचपन से ही एक जुनून सवार रहता है। बस वो जो मैं कहते रुक गया, आपने मैं तो डर गया मैडम, मैंने कहा भी ये कहने वाली है मैडम, है ना, जो दिमाग में भी होता है। यार आप बोलते हैं, चलो नहीं मैडम आप बात करें प्लीज। तो लड़कों के अंदर क्योंकि ये एक पैशन बरकरार रहता है, और फिर उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मगर मैं हनीफ भाई की तरफ आऊँगी, क्योंकि आपका जो रहा सारा वो रहा शोबिज़ से ताल्लुक़, एज DOP आए, फिर आप डायरेक्टर तक पहुँचे, और माशाल्लाह से बहुत सारे आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए जो कि वाकई इतने मज़ेदार थे कि मैंने अपने बचपन में 2012-13 के अंदर जो तेरे नाम मैंने देखी, और उस वक्त मैं छोटी थी और मुझे इतना मज़ा आया। इसका मतलब मैडम आप बड़ी हो गई हैं। अभी पिछले दिनों एक साहब आए थे यहाँ पे नादरा के, उनके साथ उलझी हुई थी कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाओ। असल में ये शुरू से रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक नाम नहीं लूँगा कहीं, हमारी उन्होंने जो है सेलिब्रेशन किया था, तकरीबन 18 साल की उम्र में उन्होंने केक काटा था। उसके बाद जब 25 की हो गई थी तो उन्होंने 19 का काटा। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये नहीं, मुझे तो बड़े होने में ही बड़ी मुश्किल हुई थी। जब मैं छोटी थी तो अपने आप को 17 साल की बताती थी। तो वो वाकई इतना मज़ेदार आपका प्रोजेक्ट था
कि आई वॉज चाइल्ड, और मेरी बहुत अच्छी मेमोरी रही कि मैं उसको जब देखा और मैं इतना हंसी कि वो कंटिन्यू लाफ्टर चल रहा था। अच्छा, नॉर्मल एक्सरसाइज में भी हम लोग बैठे हुए होते, बातें कर रहे होते ना, तो मैं लाफ्टर देती हूँ, हंसती हूँ और इस तरीके से छेड़छाड़ करती रहती हूँ। अब वो मुझे तो एक मौका चाहिए था, और वो तो मौके पे ही मौके, और वो उस टाइम पे क्योंकि दौर भी बहुत अच्छा था, अगर फैमिलीज की बात करें सब साथ में बैठ के देखते थे। अगर आपकी इजाजत हो तो बीच में कुछ ऐड करूं, वो फिल्म जो थी वो फैमिलीज ने बैठ के देखी। हाँ। मतलब इतना ही मजेदार था। अच्छा, आप बहुत अदब के साथ मैं कहूंगा, अगर आप ऐसे किसी को कहेंगे ना लानत है, तो ये बहुत ही ऑड लगता है। हाँ। अच्छा, वो इतने सॉफ्ट अंदाज से आपने डिलीवर करवाया है, इतने सॉफ्ट अंदाज से। उसका एक सीन था भाई, वो निर्जरा खीर लेके जा रही होती है, तो उसको झूले पे बैठा हुआ था, बच्चों का गोल वाला झूला, मुझे याद है, लोकेशन ऐसी पकड़ता था जिसपे पब्लिक देख के हंसे। तो कहाँ सलमान खान किस लोकेशन पे बैठा हुआ, कहाँ राधे किस लोकेशन पे बैठा हुआ, उसकी ऐसी तेजी मतलब तो वो बैठा हुआ झूला ऐसे हाथ से चला रहा था ना, तो निर्जरा मतलब इधर आओ, कहाँ जा रही हो, चलिए वो खीर दे के कहले हाँ इधर लाओ। वो कुछ बोलने वाली होती है तो उसको हाँ वो खाने लग जाता है, बहुत अच्छी है। फिर वो कहता है ये आँख में क्या हुआ, बाल चला गया, तो नाम लेता तो कहता है उसका बाल चला गया, तो कहता है सर वो तो फिर आपका हुआ ना। तो फिर उसके बाद तो कहती है बड़ी मज़े की है खीर, किसने पकाई, वो असल में सड़ गई थी, तो कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो अम्मा ने कहा बाहर फेंका, तो आप मिल गया तो आपने खा लिया। तो वो एक फनी सीन था। उसके बाद तो कहता है आपका क्या नाम है, कि नहीं जरा बहुत अच्छा नाम है, बोला अच्छा आती जाती रहा करो, बोले ओके सर जाओ सर, हाँ जाते जाते मुझे ज़रूर लानत देती जाए। तो वो कहता है ओके सर लानत है सर, तो लानत देखे जाते। मैंने वही कहा ना कि वो पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है, और वो ये अमल जो है ये इतना सॉफ्टली आपने इसको पिक्चराइज कि वो मतलब आप पूरे फोर्स के साथ नहीं आ रहा है, मैंने उसकी टाइमिंग रखी सही, कि उसकी पंच लाइन रखी कि वो उसको किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये मतलब कहीं तोहिन हो रही है या कुछ हो रहा है। मैंने उसको बड़ा मजे में आ रहा था, मजा में ला के रखा। एक चीज और क्रिएटिविटी देखें आप कि रियल में सलमान खान को जो है वो ट्रेन से ठोक रहे होते हैं, यहाँ पे हनी भाई ने गुब्बारे से ठोका यार, मतलब इंतहा की है, तो ये है क्या आतंक काम था। अच्छा, एक मुझे जुमला याद आता है उनका सलीम खान साहब का, तो उनसे दौराने इंटरव्यू सवाल किया गया कि जब शोले ब्लॉकबस्टर हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारी गर्दन में सरिया आ गया, मतलब हम इतने अकड़ गए। तो उसके बाद मतलब जब लाइन लग गई फिल्मों की और प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे अनीप किधर है, अनीप किधर है, अनीप किधर है, ऐसा हुआ। और बहुत सारे लोग, दूसरा ये कि एक प्रोड्यूसर जिसका मैंने काम किया था उसी के साथ रेम्बो सेंटर में और भी उससे भी बड़े हाथी बैठे हुए थे, तो सबने मुझे कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो आसिफ भाई ने कहा यार अनीप टीम एक ही है, कास्ट वही है। तो फिर उन दिनों उन्हीं के बराबर में एक शॉप थी, तो उन्होंने कहा भाई मेरी आपने मुन्ना भाई करनी है। तो आसिफ भाई ने कहा यार मुन्ना भाई मेरी करनी है। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि मैंने तेरे नाम आसिफ भाई की है। तो वो आसिफ भाई बोल रहे हैं, तो वो आसिफ भाई के कज़न था। तो आसिफ मैंने कहा चलो चलो यार एक फिल्म का गैप देते हैं, तुम मेरी दूसरी फिल्म कर लेना, मुन्ना भाई इनकी कर लो। तो वो मैंने मुन्ना भाई की, तो उसमें लाला भाई को हमने लिया, नहीं संजय के रोल में। हाँ उसमें नहीं संजय का नहीं, वो थे अपना बड़ा अच्छा एक्टर है अरशद। जो सर्किट बनाया वो आपने लाला भाई को बनाया, क्योंकि मैं बड़ा कैरेक्टर देख के लेता था ना। और वो संजय का रोल कौन कर रहा है, वही सिकंदर भाई कर रहे, सिकंदर भाई कर रहे थे संजय का रोल। और डॉक्टर आस्ताना का जो रोल था वो कर रहे थे जाकिर भाई। कैरेक्टर मैंने ढूंढे ना कि वो उससे मैच करते हुए हो, ऐसा ना हो कि उसमें से हाँ बिल्कुल फिल्मी एक अच्छी फिल्म छोड़ी, उसके बाद में कोई उससे अच्छी छोड़ूं तो मजा आए ना। तो आप मेरी मुन्ना भाई देखेंगे ना तो आपको तेरे नाम से ज्यादा अच्छी लगेगी, आपको आप पूरी फिल्म देखेंगे आप। लेकिन वो चूंकि पहली फिल्म उसका उसके बाद आप मेरी शोले फिल्म देखेंगे ना तो शोले आपको उससे अच्छी लगेगी, आपको नेचुरल। आप एक स्क्रीन पे मेरी शोले चलाएं और एक पे ओरिजिनल, एक पे मेरी शोले चलाएं, आपको वो हॉलीवुड के हॉलीवुड वालों ने शूट किया है, पूरा क्रू हॉलीवुड का था, वो मैंने शूट किया है, फोटोग्राफी में मेरी, डायरेक्टरिंग में। आप उसको कहीं पे भी आपको उसको मैच ही नहीं कर पाएंगे कि यार ये क्या है,
जी बिल्कुल सेम है। डब्बे का सीन है तो डब्बे का सीन है, ट्रेन में फाइट हो रही है ट्रेन की छतों पे, तो ट्रेन पे छत पे फाइट की चलती ट्रेन पे। तो मैंने जो बसंती का गांव दिखाया तो बसंती का गांव दिखाया, ट्रेन में उसके आ रहे हैं ये लोग, तो पुराना स्टेशन दिखाया तो पुराना स्टेशन दिखा रेलवे का। मतलब उसमें बसंती टांगे में आती है, इसमें टैक्सी में आती है, ये रखा है। तो मतलब हमने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे काम के क्रिएशन डाली है मैंने। अच्छा, उस वक्त क्योंकि आप हिट हो गए और आवाम को भी पता चल गया, तो फिर जब आपने ये शोले क्रू बढ़ गया ना मेरा, हाँ। तो मेरा क्रू बढ़ गया, मेरे पास प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। उन दिनों समद भाई, लाला भाई ने कहा यार समद भाई की जो काम करते हैं बेम्बिनो वीडियो वाले, अनवर भाई, वो कह रहे हैं मेरी फिल्म शोले करो, टीम तुम्हारी एक ही है, तो आप ये के काम कर रहे हो तो मेरी फिल्म शोले करो। पैसे कितने बढ़ना शुरू हुए? पैसे 6 लाख के बाद दूसरी ऑफर कितने की थी? डबल तिबल वो तो मेरी डिमांड हो रही थी, मेरी डिमांड हो रही थी, सिकंदर की डिमांड हो रही थी। इसी के साथ ही, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने काम किया, अवाम ने आपको देखा, पसंद किया, आपके काम को पसंद किया, तो उसके बाद जब आपने फिर सेकंड मूवी के लिए आप गए, तो क्या लोकेशंस पे गए, तो पब्लिक के साथ आपको क्या इंटरेक्शन हमें बड़ी मुश्किल होती थी शूट करना। होता यह था कि मैं सिकंदर का वो फिल्म का गाना था, मुन्ना भाई चाय और केक गाना था, वो एम बोले तो मीठे समोसे गाना था वो, तो उसने सिकंदर ने उसको पैरोडी में गाया था, ठीक है ना, मुन्ना भाई चाय और केक के करके उसने गाना गाया था। तो मैं गाना शूट कर रहा था, वो गाना आप देखें आपको लगेगा किसी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का शूट किया हुआ। उसमें हमने आउटडोर शूट किया था, पब्लिक दिखाई है उसमें, क्रेन व्रेन लेके, ट्रक होते थे मेरे साथ 2, उसमें एक पे क्रेन होती थी, एक ट्रक के ऊपर पूरा जनरेटर होता था, क्रू होता था, माइक मेरे हाथ में होता था, पूरे रोहित शेट्टी हुए, हाँ पूरा माइक शाइक होता था मेरे हाथ में, पूरा कंट्रोल पूरी क्रू को करना। और वो भाई मैं सिकंदर के लिए जब हम उसका आउटडोर गाना औरंगी टाउन में कुछ शॉट्स ले रहे थे हम उसके, सर औरंगी टाउन वाला हम वाकया जो है ना, वो अगर ब्रेक के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैडम ने जो है वो बस कोनी मारते मारते रह गई है कि चाय आ गई है, ब्रेक बनता है। तो मैडम आप लीजिए। बिल्कुल नाजरीन, इसी किस्से को हम सुनेंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं नहीं जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। और हमारे साथ मीरब भी घूम रही है। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन, और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जो ब्रेक से पहले एक मज़ेदार किस्सा आप लोग सुन रहे थे, मैं वो चाहूँगी हम चाय की चुस्की के साथ अब सुने। नहीं, वो तो जो किस्सा सुन रहे थे हमने ये इनसे ये भी तो जानने की कोशिश करनी है कि वो जो आपने इतना तवील एक सफ़र किया है, तो इस दौरान कुछ ऐसे वाकयात, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा इंसिडेंट जिस पे आप लोग शॉक्ड हो गए हो या बहुत हंसे हो या डर गए हो, इस तरह का भी कुछ हुआ? हाँ, क्योंकि आपकी लोकेशंस ऐसी थी पहली बात, और क्योंकि अगर जब आप जिस दौरान आपने शूट किया है तो वो औरंगी टाउन और गांव गोटों के अंदर तो अब जाके आबादी बढ़ गई है, पहले तो बहुत सन्नाटा होता था, तो जाहिर है मसले मसाइल तो होते होंगे। बहुत सारे किस्से हैं जो रियल हैं और मेरी लाइफ के अंदर ऐसे हैं कि मेरी वाइफ को भी पता है। असल में हुआ ये तो पहले हम शूट कर रहे थे शोले के अंदर, एक सीन था, गब्बर का रोल कर रहे थे लियाकत सोल्जर साहब, और हम घारों में शूट कर रहे थे। क्या शानदार आदमी था लियाकत भाई। हाँ, तो घारों के अंदर हमने लोकेशन, जब बसंती उसको बांधा होता है, आपने देखा हो धर्मेंद्र को बांधा होता है और बसंती को और धर्म वाला रोल कौन कर रहा है? लाला भाई कर रहे थे ना। तो वो उनको बांधा हुआ होता है, बसंती का डांस करने का वाला शॉट्स मैंने शूट कर रहा था, तो वहाँ हमने क्रेन लगाई थी जहाँ से हमने वो गाना शूट करना था। ठीक है। तो वो क्रेन के ऊपर हमने क्रेन लगा, पहले हमने लोकेशन पे क्रेन भेजी, तो वो क्रेन जिस गाड़ी में जा रही थी वो गाड़ी कल्टी हो गई, पूरी गाड़ी क्रेन गिर गई। उसके बाद फिर
उन्होंने किसी तरीके से क्रू ने सेट वेट की, क्रेन लोकेशन पे ले जाके उसके बाद लाला भाई जा रहे थे तो लाला भाई की गाड़ी का नीचे से ऑयल का होता ना वो फट गया और उसी ऑयल गिर गया, पूरी गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। दूसरा शूटिंग शुरू होने से पहले सुबह हम ठहरे हुए थे घारो फार्म हाउस में। अच्छा मैं नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करके नाश्ते में क्या था मैडम जानना चाहेंगी? अच्छा मेरी आदत थी मैं सुबह मतलब उठते ही फजर में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के और नाश्ता करके फिर निकलता था शूट पे। तो वो बल्ती लड़का आया भागा हुआ के मैंने क्या हुआ, कहना यार वो क्रेन गिर गई हो। मैंने कहा अच्छा जाओ करो सेट वेट। फिर उसके बाद लाला भाई है यार मेरी गाड़ी वो खड़ी हुई है, हो गया वो हो गया, मतलब 2 हादसे हो गए। खैर हमने शूट पे पहुंच गए लोकेशन पे मंसूर भाई, हमने क्रेन फार्म हाउस है लोकेशन? नहीं फार्म हाउस नहीं, घारो की जहाँ वो जहाँ पहाड़ी का इस पूरा मंजर है, पूरा पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है। ओके। अब वो उमर शाह कैमरा मैन है, मेरा शागिर्द है वो माशाल्लाह, इस वक्त तो डीओपी है। वो नया आया था सीखने के लिए, तेरे नाम फिल्म में आया था वो, अब माशाल्लाह बड़े चैनलों पे डीओपी है। तो वो क्रेन पे बैलेंस होता है, अब तो क्रेन वेरेन नहीं आती हैं, अब तो कुछ जदीद चीज़ आ गई। तो उसमें पीछे वेट रखते हैं, वेट के बाद ऊपर कैमरे के लिए चढ़ना पड़ता है, वेट बैलेंस के लिए नीचे लाते हैं, उसके बाद कैमरा फिट करते हैं, फिर कैमरामैन उस पर बैठता है, फिर वो ऊपर जाती है क्रेन। तो इस तरह का सेटअप होता है, जो पुराने काम करने वाले उनको पता चल गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। खैर वो वेट के लिए चढ़ने लगा तो मैंने कहा बेटा आप नए हो मत चढ़ो। कहले नहीं उस्ताद मैं चढ़ूंगा। वो जरा नया शागिर्द होता है तो चाहता है कि मैं उस्ताद के नजरों में आऊं। मंसूर भाई वो जैसी एज पे पहुंचा है ना तो वो उसका बैलेंस आउट हुआ है, वो थोड़ा बल्कि था हेल्थी था। उसने ट्राइपॉड उसकी बेस प्लेट को पकड़ा तो बेस प्लेट लॉक नहीं थी तो वो घूम गई, वो घूमी तो वो सर के बल क्रेन से नीचे आया है। और मंसूर भाई वो बिल्कुल जमीन से सर टकराने वाला था तो सीधा हुआ और ऐसे गिरा है। ये तीसरा शूटिंग से पहले 3 हादसे हो गए। मैंने शूट रुकवा दी, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने मुकामी लोग बैठे हुए शूटिंग देख रहे थे, मैंने कहा इधर आओ यार, मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर जहाँ आ रहे हैं यहाँ कोई मज़ार या कोई ऐसी कबर या कोई ऐसी चीज़ है? बोला हाँ है। मैंने उस बंदे को पकड़ा जहाँ लाला भाई की गाड़ी रुकी थी, जहाँ उसकी क्रेन पलटी थी, उस मंसूर भाई वो रास्ता था उसी के नीचे एक मज़ार शरीफ बना हुआ था। तो वो बंदा मुझे मज़ार शरीफ पे लेके गया, बोला ये है। तो मैंने समद भाई उसके प्रोड्यूसर थे, मैंने समद भाई को, लाला भाई को, सिकंदर को, इनको लेके वहाँ गया। मैंने कहा भाई हम माजरत चाहते हैं, हमें नहीं मालूम था, हमने आपसे इजाज़त ली, मांग रहा हूँ और आप इजाज़त दीजिए, हम काम करने आए हैं यहाँ पर और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए आए हैं, आपकी इजाज़त दो। फातिहा वगैरह मैंने पढ़ी और वहाँ पर अलम शरीफ कुल शरीफ वगैरह पढ़ के दुआ मांग के आए। मंसूर भाई हमने वहाँ फिर बैठ के उस लोकेशन पे 3 फिल्में में शूट करके आए। शाबाश। कोई हादसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहाँ पर हमें फिर एक फिल्म और मिली, फिर एक और मिली। उसी जगह पर मैंने खलनायक भी की, उसी फिल्म पे, उसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन मैंने शोले फिल्म का कंप्लीट की वहाँ। उसके बाद हुआ ये एक दूसरा हादसा ये हुआ कि मैं जब इन दिनों काम कर रहा था, शकील भाई ने कहा यार मैं भी फिल्म बनाऊँ। शकील सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा अब क्योंकि टीम अलग हो गई थी, तो अब शकील भाई अकेले थे। शकील भाई ने फिल्म डर शुरू की। कौन सी? डर की। तो उन्होंने कहा यार मेरी फिल्म करेगा हनीफ तो हाथ नहीं लग रहा था, साफ बात है राजा इंदर बने हुए थे। तो अब वो मुझे पैगाम पहुंचा शकील भाई यार हनीफ मेरी फिल्म कर। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर रहा, मेरा एक शागिर्द है अरशद शाह, वो भी कैमरामैन है। मैंने कहा अरशद कर देगा आपको, मैं अरशद को भेजता हूँ, बहुत अच्छा ड्यूटी है। तो नहीं यार तूने करना। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता शकील भाई, मैं टाइम ही नहीं दे सकता आपको, क्यों आपसे कमिटमेंट करूँ, मेरे पास ऑलरेडी फिल्में पड़ी हुई हैं लोगों की। खैर भाई वो हुआ ये कि शकील भाई ने कहा तू ऐसा कर, मेरे सिर्फ हाथ लगा दे यार, तू मेरे आके यार। हाँ, मतलब काम स्टार्ट कर दे यार तेरी मेहरबानी। उन्होंने जीनत फार्म हाउस बुक किया हाईवे पे। तो वो जीनत फार्म हाउस पे पहुंचे हम शूटिंग करने के लिए। तो सलीम आफरीदी बैठा हुआ था झूले पे, तो झूला खुद ब खुद चलने लगा। तो मुझसे कहने लगा यार ये क्या हुआ, झूला दिया किसी ने? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं किया, मुझे कुछ महसूस हुआ वहाँ पर ना कुछ है। फिर हम एक सीन था, यहाँ हमने कैमरा फिट किया, पीछे लोकेशन थी, वो पूरी फिल्म डर की तरह थी वो लोकेशन ना। शकील भाई ने कहा ये सीन मिल रहा है, मैं यहाँ खड़े होकर सीन करता हूँ। तो ये परवेज मेरे साथ खड़ा हुआ था, तो ये सीन अकेले सोलो था। तो मैं कैमरा मैंने फिट किया, तो मुझे शकील भाई के पीछे कुछ 2 हेवले टाइप के कुछ नजर आए। ओके, आपने खुद अपनी आंखों से देखे। उन्होंने कहा हटाओ कैमरा यहाँ से। अब मैंने शकील भाई को कहा शकील भाई यार यहाँ शूट नहीं करते हैं, कहीं और करते हैं। शकील भाई नहीं यार ये लोकेशन मिल रही है यार, कैसी बात कर रहा तू, शूट कर। फिर उन्होंने मना किया कि हटाओ इसको। वो खिड़की सी थी पीछे, खिड़की के अंदर थे 2 हेवले टाइप के।
तो मैंने शकील भाई को कहा, मैं शकील भाई यहाँ कहीं और नहीं यार, जब मैं तुझसे बोल रहा हूँ करो यार। मैंने रोल पे डाला, परवेज से पूछना आज भी फोन करके, वो सीन ही शूट नहीं हुआ, पूरा ब्लैंक हो गया। फिर मैंने कहा यार वो सीन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करो दूसरी जगह करते हैं। तो हम स्विमिंग पूल पे चले गए, आगे स्विमिंग पूल था जीनत फार्म हाउस पे। तो वहाँ पर शकील भाई ने कहा अच्छा मेरा वो सीन है, वो उससे बात करते हैं किरण से ना, ऊपर किरण को धमकी देते हैं और कूदने का कोई सीन था शाहरुख खान का। तो वो इतनी हाइट थी मंसूर भाई, ये समझ लें ये आपकी तस्वीर का ये है ना एज, हाँ इससे थोड़ा सा ऊपर वो मतलब कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं थी। और वहाँ शकील भाई खड़े में, मेरा कैमरा लो एंगल पे है, यहाँ 2 फोम वाले स्प्रिंग के फोम वाले गद्दे बिछाए। ठीक हो गया, शॉट ले रहा हूँ, दूसरा सीन वहां से मना होने के बाद फिर मुझे मेरे लड़के को करंट लगा जो वहां पर बक्सी लगा रहा था। मैंने बक्सी पे लात मारी, वो बच गया। मैंने कहा यार शकील भाई यहाँ शूट नहीं करो, चलो ये मामला नहीं यार, जब आ गए तूने करना है जिद की। मैंने कहा शकील भाई मामला है या नहीं करो, कुछ मैं बताना नहीं चाह रहा। परवेज को मैंने बोला यार परवेज नहीं करो, नहीं यार तुम करो। मैंने रोल यस क्यों बोला है, शकील भाई ऊपर से डायलॉग बोल के कूदे, शकील भाई की आवाज़ है ये मर गया मर गया मर गया मर गया। उनकी दोनों एड़ियाँ चकनाचूर हो गई थी। वहीं से उनको लेके डॉक्टर शाह के पास भागे क्लिनिक में, फिर वहाँ हॉस्पिटल में थे, उनकी डॉक्टर में फिर वो पूरा हड्डियाँ जुड़ी हैं उनकी दोनों। ये शकील भाई से पूछा, शकील भाई को ये बातें इल्म नहीं है कि मेरी किस वजह से क्या असरात थे, ये बातें मैंने इनको नहीं खुल के बताई थी। तो आज मैं आपके शो में बता रहा हूँ कि शकील भाई की टांगें कैसे टूटी थी। ये हादसा मैं कभी भूल नहीं सकता, ये परवेज को ये बातें याद हैं। और तीसरा एक हादसा हुआ था, हम मंगल 2 ड्रामा शूट कर रहे थे, उसमें हुमायूं गिलानी था, वो मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छा एक्टर था। वो था दानिश और वो ये शाहिद राना, दानिश हमारा छोटू, शाहिद राना, ये हुमायूं बने हुए थे, जिन और चराग की हिफाजत करते हैं। शाहिद राना उसके चेले बने हुए थे। ये कुआं होता है बड़ा, जो घरों वारों में देखोगे पुराने जमाने के कुएं होते हैं, सीढ़ी से उतर के जाते हैं तो अंदर से वो चीजें उतारते हैं। वहाँ चराग होता है, चराग की हिफाजत करते हैं ये दोनों चेले और ये जिन्नात, ये बने होते हैं, इन्होंने पूरा गेटअप किया होता है। तो वहाँ पर इन्होंने आग जला के कोई मंत्र शंतर करना है, तो अलादीन जो है वो चराग लेने के लिए वहाँ आने वाला था, और सीन हमने शूट करना था। तो जैसे ही वो आग जलाने के लिए, तो मैंने नीचे झाँका कैमरे को, मैंने कहा यार नीचे उतार के शॉट वॉट लेना। तो मैंने देखा कुछ अंदर बहुत सारे लोग हुए, ऐसे लगा कि बहुत सारे अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए। मैंने उनको बताया, हुमायूं को, मैंने कहा ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, सबको ऊपर बुला लिया। मैं नीचे गया, मैंने बोला आप लोग जो कोई भी हो, आप लोग प्लीज, अब ये ऊपर से कुएं से सारे झांक रहे हैं, दानिश, शाहिद, हुमायूं गिलानी, सारे के कर क्या रहे। मैंने कहा मेहरबानी होगी, हम यहाँ आग भी जलाएंगे, काम भी करेंगे, आपकी इजाज़त चाहिए बस। यकीन माने मंसूर भाई, ये शायद दानिश ने वीडियो भी रिकॉर्ड करा के रखी है, मैं किसी शो में उसकी वीडियो भी चलाऊंगा। एक हेवला नहीं निकलता जैसे वो धुआं बनता है, टू स्टार बना है पूरा, और जंग करके पूरा निकला। और ये कुएं से थे, ये सारे ऐसे हुए और ये पूरा हवा निकल के, मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि आपके ये जो इतने सारे इंसिडेंट्स है, इसके ऊपर एक हॉरर मूवी बन सकती है। और ये फैक्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये रिस्क पी रहा हूं मैं, सच्ची बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं इनको बुला रहा हूँ, वहां नीचे कोई नहीं आ रहा, हुमायूं को बुखार चढ़ गया, ये लोग आए, सीन हमने शूट कराया, रात भर बुखार रहा है इसको, हुमायूं को 102 बुखार हो गया था डर के मारे। मुझे यहाँ बैठे बैठे सुन के डर लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपका जो एतकाद है वो अल्लाह ताला की जात पर कामिल है, जैसे कि हनीफ भाई का था, तो आप जाके जब मकालमा करते हैं ना, तो बात फिर वो उन्होंने सुन भी ली और समझ भी ली। देखिए अल्लाह हम अशरफुल मखलूकात हैं, और वो जो भी असरात हैं, जिन्नात हैं, जो भी हैं, उनकी मखलूक हैं, उनकी कुरान में है, वो मौजूद है, वो हम भी सुन रहे हैं, इस वक्त भी हम हमारी बातें सुन रहे हैं, मेरी जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं। मगर होता यह है कि आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात तस्वर करो तब ना, अब आपने आपको अशरफुल मखलूकात बनो तब ना। जब आप अशरफुल मखलूकात बनोगे, आप उनसे नहीं डरोगे, उनसे बात करोगे, तो आपकी बात जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि ये सारे मामले में अल्लाह ताला पे आपका एतकाद, एतमाद और उसकी जात पर कामिल यकीन होना चाहिए। नाजरीन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, मैं अपने 3 मेहमानों से माजरत चाहता हूं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कब हमारे शो का वक्त खत्म हो गया।
और हनी भाई की गुफ्तगू जो है वो अभी तक तशना है, बहुत सारी अधूरी रह गई। हाँ, बहुत सारे फनकारों पे बात करना चाह रहा था मैं, उनकी जर्नी पूछना चाह रहा था, उनके साथ काम का कैसा मामला रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हनी भाई को फिर जो है वो बुलाएंगे। और जैसे मीरा बापी हमारी पूरे सेट पे घूम रही हैं, ये भी इसका भी आपने अलग से लुत्फ लिया होगा। तो बहुत शुक्रिया कामरान मियाँ, बहुत शुक्रिया नौजवान दानियाल। भाभी, आपसे आपके प्रोफेशन पे बात नहीं हुई, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिर आपको उस स्पेसिफिकली किसी ऐसे प्रोग्राम में बुलाएं जिसमें हम आपसे आपके प्रोफेशन पे बात कर सकें। हनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आपके प्रोग्राम्स में देखता हूँ बहुत अच्छे जा रहे हैं, और अच्छी बात है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है। आप डिफरेंट टाइप के लोगों को लाते हैं, उसमें शायर भी होते हैं, मुख्तलिफ मकाते पे फिक्र के लोग होते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। एक शो की खूबसूरती यही होती है कि उसमें डिफरेंट टाइप के लोग आए, और आपकी क्वालिटी आप चुन चुन के लोगों को लाते हैं जो उसके हकदार हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये आपका बड़ापन है। बिल्कुल सही जी मैडम। बिल्कुल, आज टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और काफ़ी सारी बातें थी जो कि अधूरी रह गई, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आपको जाननी थी, और मीरा भाभी से भी हमें बातें करनी थी, मगर मीरा भाभी सेट पे घूम मीरा रही हैं। को भूख लग रही थी और पता ये चला कि इनके सोने का वक्त था, तो ये सोई नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा कुछ किया जाए। तो वो जब भी हम पे कैमरा होता था, मीरा भाभी हमारे कैमरे के सामने आती थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मगर बहुत मज़ा आया। और बस जाते जाते इतना कहूँगी कि जो आप देख रहे होते हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रामाज हो गए, मूवीज़ हो गई, एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी बहुत टफ लाइफ होती है, और उससे टफ होता है उसका क्रिएटर जो उसे क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर देखें एक ही फ्लेवर नहीं होता, एक ही कलर नहीं होता। ज़िंदगी हर फ्लेवर के अंदर, हर कलर के अंदर होती है, मगर मज़ेदारी उसी के अंदर है कि आप हर फ्लेवर को एंजॉय करते हुए सामने वाले को हंसाएं, पॉजिटिव रहें, सामने वाले को भी पॉजिटिव रखें। और अक्सर मैं मजाक में एक बात कहती हूँ कि मरना आसान है, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मतलब आज की जो असल लाइन है ना, मतलब जैसे हनी भाई ने कहा, आप वो जो आधे घंटे में एक ड्रामा देख लेते हैं, 1 घंटे में ड्रामा देख लेते हैं, 2-2.5 घंटे में फिल्म देख लेते हैं, बरसों की रियाजत होती है, पूरा साल लग जाता है कभी कभी उस एक फिल्म को बनाने में। तो मरना बहुत आसान है, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा